हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जे एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जे रिवीजन चेकलिस्ट। दिस इज वीडियो नंबर 20 एंड आज हम यहाँ पे फंक्शंस के अंदर काउंटिंग वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर आपके थोड़े बहुत आइडियाज काउंटिंग के, इसका मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लग सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मेजर नहीं। आपको यहाँ पर मेजरली जो आइडियाज हैं वो पहले तो क्लासिफिकेशन के सही तरीके से पता होना चाहिए कि हम किसी भी फंक्शन को अगर यहाँ पे कैटेगराइज करना चाहते हैं तो 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू, इस तरह के हमारे पास में 4 कैटेगरीज होती हैं एंड उसके हिसाब से यहां पर जो है आपके सवाल फ्रेम किए जाते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे एंड एज यूजुअल आपको J1 एप्लीकेशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए फर्दर देने वाला हूं। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इंप्रूविंग। इसी तरह से हम यहां पे छोटे छोटे एफर्ट्स लगा के हर दिन अपना लेवल इतना कर लेंगे कि मैथ्स में हमारे यहां पे स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल पे जरूर जाएगा। अगर आपने यहां पे ये सीरीज अभी देखना स्टार्ट किया है तो कई सारे वीडियोस ऑलरेडी इसके पहले मैंने कर दिए हैं, उस पूरी प्लेलिस्ट को आपको यहां पर देख के जाना ही है। मैंने प्लान किया यहां पर 40 अराउंड वीडियोस जो आपको यहां पे हेल्प कर सकते हैं जेईई के अंदर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से मैनेज करने में, सॉल्व करने में। सो इसको देखिए बिना किसी भी बच्चे ने अपने जेईई के पेपर को देने नहीं जाना चाहिए, राइट। सो स्प्रेड द वर्ड एंड डू लाइक द सेशन। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आपको यहां पर बच्चों जो कॉन्सेप्ट है पहले वहां से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्विच ऑन टू क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट वी विल लर्न थ्रू सम बेसिक एग्जांपल्स। हमारे यहां पे काउंटिंग के सवालों में हमेशा ही मैपिंग डायग्राम के साथ में यहां पर चीजों को सोचना काफी इजी होता है, तो हम यही काम बेसिकली अपने थ्योरी को समझते समय भी करने वाले हैं। आइडियली अगर यहां पे देखा जाए तो ऐसे कुछ लिखा जाता है कि आपके इसमें यहां पे इनपुट में कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, आउटपुट में आपके इसमें कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं एंड फिर यहां पर आपको फंक्शंस अलग अलग टाइप के अगर क्रिएट करना है तो आपको कितनी क्वांटिटी में आप यहां पे वो टाइप के फंक्शंस बना सकते हो, ऐसा सवाल सॉल्व करते आना चाहिए। तो सबसे पहला यहां पर कैटेगरी हो सकता है कि आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस अगर लेट से कोई पूछता है। इतना सिंपल सवाल हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन से रिलेटेड आपको ना है, लेकिन इस वीडियो में इससे स्टार्ट करना एक काफी सही पॉइंट रहेगा क्योंकि ये सोचना थोड़ा सा आसान है। धीरे धीरे आपको यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि जो फॉर्मुलेज हैं उनके ऊपर ना फोकस करके आप यहां पे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से पकड़ लो कि आपको फॉर्मुलेज फिर है ना यहां पे याद रखने की जरूरत ना पड़े, राइट। चलिए तो अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे। थ्योरी आपके इसमें यहाँ पे रहेगी, ऑब्वियसली आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं J1 की एप्लीकेशन से। सो डोंट वरी अबाउट द थ्योरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। यहां पर अगर मैं काउंट करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि कितने कांस्टेंट फंक्शंस में बना सकता हूं, तो पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शंस मतलब क्या। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि भाई आपके इसमें इनपुट भले ही चेंज होते रहे, आउटपुट तो हमेशा सेम ही आना चाहिए। मतलब लेट से मैं बोल रहा हूं कि A1 डालने पर भी A आया, 2 डालने पर भी A आया, 3 डाल के, 4 डाल के, 5 डाल के, सब डाल के A ही आंसर आ रहा है, तो उसी को तो कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, राइट। सो कांस्टेंट फंक्शन का अगर मैं यहां पे काउंट निकालना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा यार सारे के सारे वैल्यूज या तो A पे जा सकते हैं, या तो B पे जा सकते हैं, या तो C पे जा सकते हैं, या तो D पे जा सकते हैं, और कोई तरीका तो हो नहीं सकता। मतलब इस पर्टिकुलर मैपिंग को देखते हुए मैं बता सकता हूं कि 4 ही कांस्टेंट फंक्शंस मेरे पास में बन सकते हैं। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शंस इन जनरल आप अगर यहां पे फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो तो आपके यहां पे कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कोड डोमेन में अगर आपके यहां पे R एलिमेंट्स हैं तो उतने ही कांस्टेंट फंक्शंस फिर आपके यहां पे बन जाने चाहिए, राइट। तो इस चीज को अलग से यहां पे याद रखने की जरूरत नहीं है कि अरे यार इसका आंसर n आता है या इसका आंसर r आता है ना। ऐसा थ्योरी में आप याद मत रखो, आप बस ऐसा डायरेक्टली सोचना ही सीख लो कि कांस्टेंट फंक्शन ओके, मतलब यहां पे सारे ही आंसर्स आपके सेम जगह जा रहे हैं, सारे एरोज आपके यहां पे कन्वर्ज होते हुए आपको दिखाई देने चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अभी कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू a बनाता हूं तो आपकी जो मैपिंग होगी इस कांस्टेंट फंक्शन की वो कुछ इस तरह से सारे ही वैल्यूज एक जगह कन्वर्ज होते हुए आपको नजर आएंगे। सो दिस इज हाउ द मैपिंग ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली लुक्स लाइक, राइट। तो जैसे यहां पे इस एग्जांपल में आंसर क्या आना चाहिए आपका 4 यहां पे आंसर आना चाहिए। इन जनरल आप यहां पे R आंसर याद रख सकते हैं। ये हो गई बात कांस्टेंट फंक्शन की। यहां पर थोड़ा और बेटर करते हैं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर यहां पे निकालना चाहूं तो वो आपका काउंट कैसे आएगा, राइट। तो फिर से हम यहां पे एक मैपिंग लेके चल रहे हैं। हमारे इनपुट में इस बार हमारे पास में लेटर से 4 वैल्यूज हैं, आउटपुट में हमारे पास में 5 वैल्यूज हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितने अलग अलग फंक्शंस यहां पर बना सकता हूं। देखो फंक्शन अगर यहां पे आप काउंट करना चाहते हो तो आप यहां पे फंक्शन की मैपिंग के बारे में सोच रहे हो। फंक्शन की मैपिंग मतलब एरो डायग्राम, आपको इस तरह से एरोज कितने अलग अलग तरीके से लगाते आएंगे, बस उतना ही अगर आप सोच लोगे तो आपका वो काउंट भी बेसिकली निकल कर आ जाएगा, राइट। तो अगर आप यहां पे नंबर ऑफ फंक्शंस इन जनरल फंक्शंस अगर यहां पर बनाना चाहते हो तो फंक्शंस में हम यहां पे जो आइडियली मैपिंग डायग्राम में कंडीशन लगाते हो क्या है कि हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो आपका निकलेगा। वो कहां जा रहा है अभी मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमने यहां पे स्पेशल फंक्शंस को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम केवल इन जनरल फंक्शंस को ही देखना चाहते हैं। तो यहां से एक एरो तो देखो निकलेगा। अब उसके पास में जाने के रास्ते कितने हैं, 5 रास्ते हैं। फिर से यहां पे भी एक एरो निकलेगा, उसके पास में जाने के कितने रास्ते हैं, फिर से 5 रास्ते हैं।
यहां से भी एक एरो निकलेगा, यहां से भी एक एरो निकलेगा। तो आपके पास में पहले वाले के पास में कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। अगले वाले के 5, अगले वाले के 5 और अगले वाले के 5, मतलब 5:4 आपका यहां पे आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है ना। अब इस चीज को यहां पर r/n से आप यहां पे याद भी रख सकते हो। r क्या है कि राइट हैंड साइड वाले गोले में आपके उसमें कितने वैल्यूज हैं, और n क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले गोले में आपके उसमें कितने वैल्यूज हैं। जैसे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 थे तो ये पावर में गया, है ना। राइट हैंड साइड में 5 थे तो आपका बेस यहां पे बन रहा है, राइट। बट स्टिल कई बार हमने यहां पर नोटिस किया है क्लास में, जो हम यहां पे फॉर्मुलेस बताते हैं तो बच्चे एग्जाम में अप्लाई करते समय कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर r की पावर n आपने बताया था क्लास में कि n की पावर r बताया था, राइट। सो बेटर है कि रादर देन जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर दीज फॉर्मुलेस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। आपको यहां पर जैसे मैंने यहां पे पहले आपको डिस्कस किया कि यार देखो आपको तो एक एरो लगाने के बारे में सोचना है। तो 1 से अगर आपका एक एरो निकल रहा है तो कितने चॉइसेस आपको मिल रहे हैं? 5 चॉइसेस मिल रहे हैं। तो इसलिए आप 5 लिखने के बारे में सोचो। 2 से अगर आपका एक एरो निकल रहा है तो कितने चॉइस मिल रहे हैं? 5 चॉइसेस मिले। तो फिर से 5 लिखने के बारे में सोचो। हर एक एरो के लिए आपकी 5 चॉइसेस आ रही हैं। तो ऐसा आपने हर एक एलिमेंट के लिए लिखा तो आपका आंसर आ गया 5:4। यहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का आंसर बनना चाहिए, राइट। दिस इज अनदर थिंग जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। एंड नाउ वी विल स्टार्ट बेसिकली डिस्कसिंग अवर स्पेशल फंक्शंस। जैसे कि सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं 1-1 फंक्शंस के बारे में। अब 1-1 फंक्शंस की मैपिंग कैसे दिखाई देती है, मतलब एरो डायग्राम जो हम यहां पे बनाएंगे कैसे दिखाई देगा कि वहां पर कहीं पर भी कन्वर्जिंग एरोज आपको नहीं दिखाई देने चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं यहां पे मैपिंग डायग्राम एक यहां पे बनाना चाहूं तो इस तरह की कुछ बना सकता हूं, वैल्यूज, ठीक है, राइट। तो ये एक 1-1 फंक्शन का मैपिंग है, क्योंकि कोई सा भी यहां पर जो है एरो सेम जगह नहीं जा रहा है। मतलब यहां पर ऐसा अगर मैं बी पे से हटा के इसको ए पे अगर सेंड कर दूंगा तो ये मेनी वन फंक्शन फिर यहां पर कहलाएगा, बिकॉज इन दैट केस मेनी वैल्यूज विल बी गिविंग अस द सेम वन वैल्यू, ठीक है ना। सो मेनी वन हमें यहां पर नहीं करना है, अभी हमें 1-1 के ऊपर फोकस करना है। तो 1-1 फंक्शन अगर आप यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं तो एक बात आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं डेफिनेटली कि यार अगर आपके पास में राइट हैंड साइड के गोले में अगर कम वैल्यूज है, राइट हैंड साइड के गोले में अगर आपके इसमें कम वैल्यूज है, लेट अस से यहां पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इन वैल्यूज को हटा ही दूं यहां से, है ना, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है हमारे पास में, ऐसा इमेजिन करो मेरे पास में 3 ही वैल्यूज हैं, तो यहां से एक एरो तो निकलेगा ही, यहां से एक एरो निकलेगा, यहां से एक एरो निकलेगा। तो आपने यहां पे अगर मैक्सिमम कोशिश कर भी ली है अलग अलग रखने की, तो भी 3 एरोज ने इन 3 प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। अब फोर्थ वाला कहीं ना कहीं तो देखो ओवरलैप करना ही पड़ेगा आपको, फोर्थ वाला एरो कहीं ना कहीं तो ओवरलैप करना ही पड़ेगा, मतलब 1-1 फंक्शन बन ही नहीं पाएगा इस केस में। तो जहां पर भी राइट हैंड साइड में आपके उसमें कम वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपके उसमें गोले में ज्यादा वैल्यूज होती हैं, वो वाला केस में 1-1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1-1 आपका पॉसिबल कब है? या तो दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज होना चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड में ज्यादा वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो हम 1-1 फंक्शन बेसिकली बना पाएंगे। अभी जो एग्जांपल हमने यहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर हमारे पास में राइट हैंड साइड में ज्यादा वैल्यूज हैं, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर क्या बोलते हैं कि यार देखो एक सिंपल सा आइडिया है ना, मेरे पास में यहां पे 1 2 3 4 5 डेस्टिनेशन है, लेकिन एरोज तो 4 ही निकलेंगे ना। फंक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट में से एक एक एरो निकलता है, राइट। तो अगर मेरे पास में यहां पे 4 ही एरोज निकलेंगे तो मैं 4 ही पोजीशंस ऑक्यूपाई कर पाऊंगा। तो हम इसलिए क्या कहते हैं, यहां पे ऐसा करते हैं कि यार देखो 5 पोजीशंस है ना, उसमें से 4 पोजीशंस पहले आप सिलेक्ट कर लो कि कौन कौन से आपने सिलेक्ट करी। लेट से मैंने 1 2 3 और 4 ये चारों सिलेक्ट कर ली। अब मुझे यहां पर जो है एरोज अप्लाई करने चाहिए। एरोज अप्लाई करते समय मैं चाहूंगा कि यार यहां पे सब अलग अलग जगह मैं बस मैनेज कर लूं। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसे मेरे पास में 4 प्लेसेस हैं और 4 चीजों को अरेंज करना है, 4 एरोज है, राइट। एक 1 वाला एरो है, एक 2 वाला एरो है, एक 3 वाला एरो है, एक 4 वाला एरो है, राइट। मेरे पास में ए बी डी 4 पोजीशंस भी है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? ये 4 फैक्टोरियल तरीके से बेसिकली आपका हो सकता है, राइट। अब अगर आप उसको यहां पे देखने जाओगे तो वो RCN n फैक्टोरियल बेसिकली आपको लिखा जाता है। यहां पर ये बिल्कुल भी प्रिंटिंग एरर नहीं है बेटा, है ना। यूजुअली हमें NCR देखने की आदत है, लेकिन जिस तरह से यहां पर R वैल्यू इसने राइट हैंड साइड में लिखी है थ्योरी में और N वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है, लिखते समय यहां पे हमें RCN ही लिखना पड़ेगा। अगेन आपको बेसिकली इस बात के ऊपर मतलब क्लैरिटी होना चाहिए कि यार ऐसा लिख क्यों रहे, राइट। सो आप यहां पे नोटिस करो कि हमारे पास में R की वैल्यू वैसे भी बड़ी है, तो ऊपर वाला आपका इंडेक्स वैसे भी बड़ा ही होना चाहिए था, राइट। अगेन लुक एट द कॉन्सेप्ट। हमारे पास में अगर 1-1 फंक्शन का काउंट कोई पूछता है तो आपको एरो सब अलग अलग जगह भेजना है। अगर मेरे पास में यहां पे 4 एरोज निकलने वाले हैं तो सब अलग अलग जगह जाएंगे, तो आपके 4 पोजीशंस रिक्वायर्ड हैं। कितने अवेलेबल हैं? 5 अवेलेबल है, उसमें से केवल 4 ही यूज होंगे। तो कौन से यूज होंगे हमने पहले वो सिलेक्ट कर लिए, 5 में से कोई से भी 4 सिलेक्ट कर लिए। फिर एक्चुअली एरो कहां लगने वाले हैं वो भी हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप 4 फैक्टोरियल से यहां पर अलग अलग तरीके से यहां पर अपनी मैपिंग क्रिएट कर सकते हो, राइट।
और जितने अलग अलग तरीके से आप यहां पे मैपिंग क्रिएट कर सकते हो उतने तो अलग अलग फंक्शंस बनेंगे, राइट। और इस केस में कौन से फंक्शंस बनेंगे, स्पेशली 1 1 फंक्शंस आपके बनेंगे, क्योंकि आपने यहां पर कहीं पर भी एरोज को ऐसे कन्वर्ज होने की परमिशन नहीं दी है, ठीक है ना। तो ये 1 1 फंक्शन का काउंट इस तरह से आप यहां पे निकाल सकते हैं। एंड अगर आपको मैनी वन की बात करनी है तो फिर इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज मैनी वन इज ऑलवेज टोटल माइनस 1 1, ठीक है ना। मैनी वन इज ऑलवेज टोटल जो हमने डिस्कस कर लिया है माइनस 1 1 जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। टोटल फंक्शंस 1 1 फंक्शंस, इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा यही आपका फाइनल आंसर आप बना सकते हो, राइट। तो इसलिए यहां पर इसको अलग से कभी भी नहीं पढ़ा जाता है, आप यहां पे 1 1 समझते हो अच्छी तरीके से, एंड फिर मैनी वन को आप यहां पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो टोटल माइनस 1 1 से। अगेन हमारे पास में जो आगे के दो हैं उसके अंदर भी आपको यही बेनिफिट फील होगा कि अगर मैं इनटू फंक्शंस कैसे निकालते हैं वो समझ लेता हूं तो फिर मुझे ऑन टू निकालने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑन टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो ऑन टू फंक्शन है, आपका जो ऑन टू फंक्शन है, देखो यहां पर ऑन टू फंक्शन कैसे निकलता है, टोटल माइनस इनटू से ही निकलता है, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन का जो काउंट है वो टोटल कितने फंक्शंस आप बना सकते हो एंड माइनस उनमें से कितने आप इनटू बना सकते हो, राइट। सो मतलब हमें यहां पर अभी इन दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मुलास देखिए काफी वियर्ड आपको लग सकता है ये वाले पेज का, लेकिन फॉर्मुला करना ही नहीं है आपको। कौन से पेज का करना है, ये वाले पेज का फॉर्मुला आपको बेसिकली समझना है, राइट। अब ये जो आपके यहां पे फॉर्मुला बेसिकली बन रहा है ना, इसको आप समझने की कोशिश करना। इसके अंदर मैं क्वेश्चन में भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको और भी बेहतर कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आएगा। लेकिन इसको रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये दिखने में बड़ा वियर्ड है, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, हम इनटू फंक्शंस को बेसिकली काउंट करके देखना चाहते हैं, राइट। तो एग्जांपल के साथ में देखते हैं, अगर आपके पास में बताओ जरा मुझे यहां पे कि अगर राइट हैंड साइड में ज्यादा वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कम वैल्यूज हैं, तो क्या ये गारंटी है कि ये आपके जितने भी फंक्शंस आप बना सकते हो सारे के सारे इनटू फंक्शन बनेंगे। इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है कि आपकी रेंज कम है और कोडोमेन बड़ा है। अब अगर आपके उसमें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 ही वैल्यूज दे तो 4 ही एरोज निकलेंगे। 4 एरोज अगर अपनी पूरी कोशिश भी कर ले, पूरी जान भी लगा दे, तो भी 4 ही वैल्यूज को वो कवर कर सकते हैं। कोई से भी 4 वैल्यूज को वो कवर कर सकते हैं, लेकिन 5वीं वैल्यू तो फॉर श्योर आपकी बची जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, मतलब कोडोमेन हमेशा ही आपका बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू योर रेंज। और ये आपका इनटू फंक्शन का ही डेफिनेशन होता है, राइट, कि रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेन। तो यहीं पर आप देख सकते हो कि कहीं पर भी अगर आपके पास में राइट हैंड साइड में ज्यादा वैल्यूज हैं, आर क्या है, राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज का काउंट है, राइट। तो जितने भी फंक्शंस आप बना सकते हो सारे ही इनटू फंक्शंस बनेंगे, जितने भी बना सकते हो सारे ही इनटू फंक्शन बनेंगे। तो ये टोटल फंक्शन का ही फॉर्मुला है, आर रेज़ टू एन टोटल फंक्शन का फॉर्मुला था, याद करो। तो वही हमने यहां पे इंक्लूड कर लिया है एज द आंसर। लेकिन अब यहां पे सवाल कौन सा बेटर बनता है, ये वाला सवाल आपका बेटर बनता है, ठीक है ना, जहां पर आपके इसमें जो नंबर है, काउंट है, वो या तो बराबर है या फिर कम है। यहां पर हमने बराबर वाला एग्जांपल लेके रखा है, कम में भी हम यहां पे सोचेंगे उसी तरीके से जैसे कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप यहां पर सोचो कि आपको इनटू फंक्शन बेसिकली इस केस में बनाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि यार इनटू का मतलब यह है कि यार मुझे कम से कम एक वैल्यू तो बची हुई दिखना ही चाहिए। यहां पे आप देखो कि अगर ये पांचों कोशिश करें तो पांचों को कंज्यूम कर सकते हैं, पांचों पोजीशंस पे एरोज भेजे जा सकते हैं 1 1 फंक्शन बना के इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, राइट। ऐसा नहीं कि यहां पे आपका इनटू फंक्शन ही केवल बन सकता है, ऑन टू भी बन सकता है, लेकिन हमें ऑन टू बनने नहीं देना है। तो ऑन टू अगर बनने नहीं देना है तो यहां पर इनटू की पहचान क्या है कि कुछ ना कुछ तो छूटना चाहिए। इस बात को आप यहां पे अब ये अप्लाई कैसे करोगे फॉर्मूले में, कुछ ना कुछ तो छूटना ही चाहिए, राइट। तो मैं यहां पर कहता हूं कि देखो आपके पास में ना 5 वैल्यूज हैं, 5 में से आप क्या बोलो कि यार कोई एक वैल्यू को हमने घर भेज दिया, 5 में से एक वैल्यू को मैंने बोला कि यार घर जाओ, आपको हम कोई एरो नहीं देंगे। आपको क्यों नहीं देंगे एरो, क्योंकि हमें इनटू फंक्शन बनाना है, तो किसी ना किसी को तो खाली हाथ घर जाना ही पड़ेगा, बिना एरो के उसको घर भेज दो। तो लड़के से आपने किसी एक एलिमेंट को घर भेज दिया, ठीक है ना। यहां पर अब आपके पास में कोई एरो नहीं आ पाएगा, ये है ही नहीं पर्सन यहां पे, ऐसा इमेजिन करो है, लेकिन काउंटिंग हम ऐसे कर रहे हैं कि इसको कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो बच जाएगा तो इनटू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5 में से पहले मैंने किसी एक को बोला कि यार घर जा, फिर मैंने बोला कि देखो अब आप लोग जो यहां पे एरोज लगाने के लिए खड़े हैं, आपको कितने चॉइस दिख रहे हैं सामने, 4 ही दिख रहे हैं। वो बोलेंगे 4 ही दिख रहे हैं क्योंकि इसको तो हमने घर भेज दिया, ठीक है। तो आप यहां पे बोलते हो कि अच्छा पहले वाले के पास में कितने चॉइसेस हैं, बोलेगा 4, दूसरे वाले के पास में कितने चॉइसेस हैं, 4, तीसरे वाले के पास 4 4 4, आपके इसमें यहां पे हर एक के पास में 4 ही चॉइसेस हैं, तो 4 × 4 × 4 करके आपका 4⁵5 यहां पे आ जाएगा। तो ये आपने यहां पे किया है।
लेकिन आप यहां पे नोटिस करो कि हम करना क्या चाहते थे। अब यही है इंपॉर्टेंट यहां पर समझना। यहां पर एक्चुअली जो हम लगाने वाले हैं ये पीएनसी का काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि यार देखो, आप ये नोटिस करो कि आपने कहीं जो लिखना चाह रहे थे वही लिखा है या कुछ और ही लिख दिया। मैं क्या लिखना चाह रहा था पहले उसको यहां पे बताता हूं। मैं बेसिकली उन चीजों का काउंट करना चाहता था जहां पे किसी एक को मैंने घर भेज दिया है और बाकी चारों पे मैं एरोज लगाना चाहता था। लेकिन आपने जब यहां पे बोला कि यार 5 में से एक को घर भेज दिया और बाकी सभी को मैंने बोला कि कितने चॉइसेस है, तो सबने यहां पर अपने हिसाब से 4-4 में से किसी भी एक को सिलेक्ट करके एरो लगा दिया। तो यार होने के लिए तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इसने बोला कि मैं ए पे जाऊंगा, इसने बोला कि मैं बी पे जाऊंगा, इसने बोला मैं सी पे जाऊंगा, इसने बोला कि मैं सी पे जाऊंगा, इसने बोला कि मैं बी पे जाऊंगा। क्योंकि हम तो यहां पे हर एक को 4-4 चॉइस दे रहे हैं, राइट। तो वो तो अपने हिसाब से एरोज लगा सकते हैं। अब इस चक्कर में हुआ क्या है कि आपने इस तरह का केस भी इंक्लूड कर लिया है जहां पर ऐसा लग रहा है कि आपने 2 लोगों को घर भेज दिया था, क्योंकि इसके पास भी कोई एरो नहीं पहुंचा और भाई इसके पास भी कोई एरो नहीं पहुंचा। पहुंचना चाहिए था, हमें ऐसा लग रहा था कि हम बाकी चारों पे एरो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुंचे नहीं है। हमने जो यहां पे लिखने की कोशिश करी है उसमें एक्चुअली ऐसा केस भी इंक्लूड हो गया है। तो जब भी ऐसा होता है, हमारा जो इंटेंट होता है उससे ज्यादा अगर हम यहां पे केसेस काउंट कर लेते हैं तो अगले स्टेप में हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। अगर हमने बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड कर ली हैं तो हमें आगे एक्सक्लूड करना पड़ता है, मतलब हमें यहां पे अगला स्टेप सब्ट्रैक्ट करने वाला लिखना पड़ेगा, राइट। और अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप आप यहां पर सोचो क्या होगा, है ना। फिर से मैंने अभी यहां पर बोला था कि देखो हमने किसी एक को घर भेज दिया है और फिर हमने यहां पे चॉइसेस पूछी कि आपकी कितनी चॉइसेस आने वाली है, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने 2 को घर पे भेज दिया है, हमने बोला 2 घर जाओ यार, है ना, आपको कुछ नहीं देंगे, तो भी तो इंटू फंक्शन ही बनने वाला है। तो मैंने 5 में से 2 को घर पे भेज दिया है। अगर मैंने 5 में से 2 को घर पे भेज दिया तो हर एक से अगर मैं पूछूंगा कितनी चॉइस दिख रही है आपको, तो बोलेंगे 3 चॉइसेस दिख रही है। हर कोई बोलेगा कि उसको 3 ही चॉइस दिख रही है, क्योंकि हमने 2 को तो घर भेज दिए। ये कौन से 2 है वो सिलेक्ट कराए हमने 5C2। ये नीचे वाले ही भेजना है हमेशा जरूरी नहीं, आप कोई से भी 2 को बेसिकली यहां पे घर भेज सकते हो। दैट्स वाई 5C2, 5 में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करके घर भेज दो, ठीक है ना। और बाकियों के ऊपर फिर यहां पे एरोज भेजने की कोशिश करो। तो 5 में से 1 को घर भेज दिया तो भी बढ़िया है, 5 में से 2 को घर भेज दिया तो भी बढ़िया है, 5 में से 3 को घर भेज देंगे ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। 5 में से 3 को घर भेज दिया ये भी बढ़िया चीज है, तो भी इंटू फंक्शन ही बनेगा। इस बार अगर मैं बोलूंगा कि कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं एरो लगाने के लिए, सब बोलेंगे 2 ही दिख रहे हैं, सब बोलेंगे मुझे 2 ही एरोस दिखाई, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। या फिर और एक सिनेरियो हो सकता है कि मैंने तो 4 लोगों को घर भेज दिया, मैंने 5 में से 4 लोगों को घर पे भेज दिया। अब हर कोई बोल रहा है कि मेरे पास में एक ही चॉइस है। इससे ज्यादा खराब काम हम नहीं कर सकते हैं। मतलब यहां पे ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि आपने एरो ही नहीं लगाया किसी को। एरोस तो क्योंकि निकलने पड़ेंगे, यहां से एरोस निकल रहे तो कहीं ना कहीं तो जाके उनको टकराना पड़ेगा, राइट। तो 0 की पावर 5 वैसे भी लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि उसका न्यूमेरिक वैल्यू ही 0 हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसे रिड्यूस डाउन करते करते कहां तक जाते हो, आप इस तरह से 1 जब तक नहीं आता तब तक इसको रिड्यूस डाउन करते जा सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, हमने यहां पर वैल्यूज तो लिख ली है, यहां पर हमने वैल्यूज तो लिख ली है एक एक करके। एक बार हमने 1 को घर भेजा, एक बार 2 को, एक बार 3 को, एक बार 4 को घर भेजा, उसके हिसाब से हमने यहां पे एरोस लगाने के बारे में सोचा। लेकिन क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां पे प्ले कर रहा है अपना रोल, इसलिए पहला वाला अगर प्लस साइन के साथ में है तो दूसरा वाला माइनस साइन के साथ में आएगा, अगला वाला प्लस साइन के साथ में आएगा, फिर से यहां पे माइनस साइन के साथ में अपना टर्म आपको लिखना पड़ेगा। तो जब भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम आता है तब हर बार आपको ऑल्टरनेट करना पड़ता है बिटवीन इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। सो इंक्लूड मतलब प्लस साइन, एक्सक्लूड मतलब माइनस साइन, इंक्लूड मतलब प्लस साइन, एक्सक्लूड मतलब माइनस साइन। तो आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस यहां पर लगाने होते हैं, एंड दैट्स व्हाट द फॉर्मूला इज। और अगर आपको यह बात समझ में आ गई है कि हम इंटू फंक्शन कैसे आगे से कैलकुलेट करने वाले हैं, तो आप अगर ये फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, अल्टीमेटली फॉर्मूला में लिखा हुआ वही है। देखो यहां पर ध्यान से क्या बोल रहा है ये, यहां पर आपके राइट हैंड साइड में R एलिमेंट्स हैं, R में से किसी एक को घर भेज दो, R में से किसी एक को बोलो जा दो घर। अब मैंने अगर यहां पे पूछा कि आपको कितने चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं हर एक एलिमेंट से, तो ऑब्वियसली R-1 चॉइसेस उनको दिखाई देंगे हर एक एलिमेंट को। कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, n एलिमेंट्स हैं। हर एक एलिमेंट को पूछेंगे तो बोलेगा कि R-1 चॉइसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए R-1 की पावर n। फिर सेकंड क्या है कि मैंने 2 लोगों को घर भेज दिया, R में से 2 को सिलेक्ट कर लिया, उनको घर भेज दिया, फिर यहाँ पे R-2 की पावर n बेसिकली चॉइसेस आपको यहाँ पे मिल रही है। फिर अगले वाले मैंने 3 लोगों को घर भेज दिया, और ऐसे डॉट 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 करके बोल रहा है कि चलाते रहना अपनी कहानी जब तक आप एंड तक ना पहुंच जाओ। जैसे कि यहां पर हमने बेसिकली 4 बार अपनी कहानी चलाई है। लेकिन ध्यान से देखो आपके इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है,
यही एक खास बात इस तरह के फॉर्मूले में जहां पे हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम यहां पर इंक्लूड कर रहे होते हैं तो हमारा जो इंटेंट होता है उससे ज्यादा इंक्लूड कर चुके हैं। जब हम एक्सक्लूड कर रहे होते हैं तो जितना हमारा इंटेंट होता है उससे ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं, इसलिए हमें वापस इंक्लूड करना पड़ता है। फिर जो हमने इंक्लूड किया वो फिर से हमारा जो इंटेंट है उससे ज्यादा इंक्लूड कर लिया, इसलिए वापस हमें यहां पर एक्सक्लूड करना पड़ता है। सो बहुत ही क्लासिक फंडा यहां पर। आई होप आप यहां पे एटलीस्ट फॉर्मुला अप्लाई करने का जो यहां पे स्टेप है वो क्लियरली समझ पाए होंगे। वी विल डिस्कस दिस, है ना, वी विल डिस्कस दिस एज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हम ऑन टू फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, देखो ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन का भी हमने यहां पे डिस्कशन किया है। ऑन टू फंक्शन का जो डिस्कशन है अलग से हम नहीं करते हैं कभी भी, हम टोटल माइनस इनटू करके ही अपना काम चला लेते हैं, राइट। क्योंकि यहां पर भी लिटरली लिखा हुआ वही है, टोटल क्या है r⁻n, और उसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया है यहां पे, देखो यहां पर ये इनटू फंक्शन को ही सब्ट्रैक्ट करके यहां पर अपनी वैल्यू लिखी हुई है। ऑलराइट, सो आपका यहां पे सवाल जो है अगर वो स्टैंडर्ड आ रहा है देन आप इन फॉर्मुलेस को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट नाउ ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ सच दैट जैसी चीज दे रखी होती है, और इस वजह से आपके डायरेक्ट फॉर्मुलेस क्वेश्चंस में एक्चुअली नहीं लग रहे होते हैं। तो अभी हमने यहां पे पिछले 15-20 मिनट से जो मेहनत करी है वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो आप यहां पे, है ना, इस टॉपिक को ही पकड़ नहीं पाओगे। बट आपको अब आगे के सवाल यहां पर देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको सवाल में कुछ ना कुछ चेंजेस दिए जाते हैं स्टैंडर्ड आइडिया से हटके, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग यहां पे थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ता है, केस क्रिएशन वगैरह करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विद दिस आइडिया। जैसे आपके उसमें यहां पे R एक सेट है, S एक सेट है, R के अंदर क्या है A B C D E, है ना, A B C D E 5 वैल्यूज है, और S के अंदर आपके उसमें यहां पे 4 वैल्यूज है 1 2 3 4। ऑलराइट, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की यहां पर बात चल रही, ठीक है ना। तो ऑन टू फंक्शंस मैंने अभी अभी यहां पर समझाया आपको, टोटल माइनस इनटू करके काम हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच दैट क्या है, सच दैट कि एफ ऑफ ए जो है ना वो 1 नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि भाई जब मैं ए इनपुट डालता हूं तो वो 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कह रहा है। जब मैं ए इनपुट लूंगा तो मेरा एरो 1 पे नहीं जाना चाहिए, राइट। ऑलराइट, तो हम यहां पे अब सोचेंगे कैसे। हम यहां पे पहले तो ये बोलते हैं कि यार लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस सच दैट, पहले तो टोटल ऑन टू फंक्शंस आप यहां पे कितने बना सकते हो उसकी बात करते हैं। टोटल ऑन टू फंक्शंस, है ना, कितने बनेंगे, तो टोटल ऑन टू फंक्शंस जो होंगे वो क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शंस जितने भी आप यहां पे सोच सकते हैं वो काउंट ले लो, और उसमें से इनटू फंक्शंस का काउंट सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, समझ गए, ये हमारा अभी मेन थॉट बनना चाहिए। ऑलराइट, सो मेरा यहां पर जो है टोटल फंक्शंस का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, टोटल फंक्शंस का वैल्यू मेरा निकल कर आएगा, कैसे निकालेंगे, ए के पास में 4 चॉइसेस, बी के पास में 4 चॉइसेस, सी के पास में 4 चॉइसेस, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 4⁵5, ऐसा 5 बार हो रहा है ना, क्योंकि 5 वैल्यूज है, तो 4⁵5, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसा आपके उसमें यहां पर टोटल फंक्शंस का काउंट आ गया। अब इनटू फंक्शंस के लिए आप यहां पर देखो, आपको बिल्कुल भी यहां पे दिमाग पे जोर नहीं देना है, घर भेजने वाला टेक्निक अप्लाई करो, घर भेजोगे तो इनटू फंक्शन बनेगा। ठीक है ना, आपको यहां पर इनटू फंक्शन बनाना है, मतलब कोई ना कोई तो छूटना चाहिए। हमने बोला कि यार किसी एक को तो घर भेज दो इसलिए, ठीक है ना, तो मैंने बोला कि 4 में से किसी एक को घर भेज दिया, इन 4 में से किसी एक को घर भेज दिया। तो जब मैं पूछूंगा यहां पे कि तुमको कितने चॉइसेस नजर आ रहे हैं, लेट से मैंने इसको घर भेज दिया, तो आप बोलोगे 3 ही चॉइस नजर आ रहे हैं, हर एक को 3 ही चॉइस मिल रहे हैं, सो 3⁵5। लेकिन अब अगले वाले में माइनस साइन आएगा, इंक्लूड कर लिया है तो अगला वाला एक्सक्लूड करना है, ये प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट आते रहते हैं, इस बात का ख्याल रखना, राइट। अब मैं बोलूंगा कि 2 को घर भेज दिया है, अगर आपने 2 को घर भेज दिया है तो इसको हटाओ, है ना, दिमाग में ऐसा रखो कि यार इन दोनों को घर भेज दिया लेटर से, तो अब हर किसी से पूछूंगा वो बोलेंगे कि यार 2 ही चॉइस है फिर मेरे पास में एरोज लगाने के लिए, तो 2⁵5। फिर अगला वाला आपका क्या आएगा, प्लस साइन के साथ में 4C1, और क्योंकि मैंने यहां पर 4C3 मैंने 3 लोगों को घर भेज दिया भाई, मैंने 3 लोगों को घर पे भेज दिया है, तो लेटर से ये तीनों आपके घर चले गए, तो मेरे पास में अब हर एक किसी पूछूंगा एरोज लाने की कितने चॉइसेस हैं, तो हर कोई बोलेगा यार एक ही वैल्यू दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो उसी पे डालूंगा मैं एरो, तो एक ही चॉइस है सभी के पास। सो दिस इज व्हाट इज द कैलकुलेशन, इतना ही करना होता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ में यहां पर जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करो, अननेसेसरी फॉर्मुला वगैरह अप्लाई करने के बारे में सोचोगे तो थोड़ी टेंशन रहेगी, राइट। अच्छा, तो यहां पर मेरे पास में क्या है, 4 इंटू 3⁵5 है, उसके अलावा अगर आप देखते हैं यहां पे तो मेरे पास में 4 इंटू 3/2 है ना, मतलब 4 इंटू 3/2 मतलब ये हो गया 6 के बराबर, एंड ये हो गया 2⁵5 मतलब ये हो गया आपका 32 के बराबर। ऑलराइट, एंड प्लस साइन के साथ में आपका कितना है, ये भी 4 के बराबर ही है।
राइट। सो यहां पर एक तो मैं देख पा रहा हूं कि 4 वगैरह थोड़ा कॉमन निकाल के रख लेते हैं एंड बची हुई चीजें कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहां से 4 कॉमन निकालूंगा तो यहां पे 4 बचेगा, मतलब 2 बचेगा, 2 मतलब 256 यहां पर आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद में आपके उसमें माइनस साइन आने वाला है। अगर आप 4 कॉमन निकाल चुके हैं तो आपका 3/5 बनेगा। 3/5 कितना होता है आपका 243 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस बनेगा। सो प्लस के साथ में आप यहाँ पे 4 निकाल चुके हैं तो 48 बचेगा एंड यहाँ पे अब प्लस माइनस करके माइनस बनेगा और यहाँ पे 4 निकाल चुके हैं तो 1 बचेगा, ठीक है। सो दिस इज द कैलकुलेशन दैट वी हैव राइट नाउ एंड ये जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला, ध्यान देना इस बात के ऊपर कितना हो रहा है। लेकिन ये इसको देख लो, आपके इसमें यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ये कितना बचेगा, है ना, यहाँ से 6 यहाँ से 7 तो 13 बचेगा एंड 13 के साथ में आपका 47 बचेगा। मतलब ये 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके इसमें यहाँ पे 50-60 हो जाएगा, मतलब ये 240 हो जाएगा। तो अगर मेरे से सवाल पूछा जाता कि यार टोटल ऑन टू फंक्शंस यहां पर बताओ इस क्वेश्चन में कितने हैं, तो ये आपका आंसर है टोटल ऑन टू फंक्शंस का। लेकिन यहां पे टोटल ऑन टू फंक्शंस हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहां पे लिखाना, ये बताना है काउंट जहां पे इस कंडीशन को फॉलो किया गया है कि एफ ऑफ ए जो है आपका 1 पे नहीं जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि यार उन सब केसेस को हम यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जहां पे ये कंडीशन मीट नहीं हो रही। मतलब हम पर्टिकुलरली उन केसेस को यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देना चाहते हैं। ध्यान से देखना बेटा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है ना, हमारे पास में इतने वैल्यूज हैं, राइट। और राइट हैंड साइड में है 1 2 3 4। हमें बेसिकली वो सारे केसेस हटा देना है जहां पे ए वाला एरो ना कहां जा रहा है, 1 पे ही जा रहा है, क्योंकि इसी चीज की तो मना ही है। अगर आपने ये किया है मतलब आपने गड़बड़ किया है, और ये हुआ जरूर है क्योंकि जब हमने यहां पे 240 काउंट निकाला तो हमने कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाई थी। तो ए वाला एरो जा भी रहा होगा, नहीं भी जा रहा होगा, लेकिन जा भी रहा होगा कहीं कहीं, ठीक है ना। तो जहां जहां जा रहा है वो सारे केसेस अब हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो वो सारे केसेस हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं जहां पे ए वाला तो देखो 1 पे जा ही रहा है, ए वाला तो 1 पे जा ही रहा है। ऑलराइट, अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैं निकालना चाहता हूं अंडर दिस कंडीशन ऑन टू फंक्शंस, है ना, ऑन टू फंक्शंस वेयर एफ ऑफ ए इज एक्चुअली इक्वल टू 1। ये मेरा टारगेट है। तो मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर से फिर से टोटल फंक्शंस वेयर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, टोटल फंक्शंस वेयर f of a is equal to 1 minus into functions where f of a is equal to 1। ये हमारा अब यहां पे स्टेप होना चाहिए। हर बार आपको सोचना है कि यार मैं फिर से कर तो वही काम रहा हूं, ऑन टू इज सेम एज टोटल माइनस इनटू, है ना, ये हम कर रखे हैं, ऑन टू इज सेम एज टोटल माइनस इनटू। लेकिन यहां पे हमने ये एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगाई थी। इस बार हम हमेशा एक एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ में अपनी बात करेंगे जहां पे एफ ऑफ ए वाला एरो जो है ना, ए वाला एरो 1 पे जा ही रहा है। तो अगर मैं अब इस केस में टोटल फंक्शंस की अगर बात करता हूं तो देखो इसके पास में तो चॉइस है ही नहीं, ये तो बेसिकली ऑलरेडी 1 पे लग चुका है। तो बी के पास में चॉइस है कि उसको 4 वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ए का वैल्यू 1 पे जा चुका है तो बी का वैल्यू 1 पे नहीं जा सकता, जा सकता है, सी का वैल्यू भी जा सकता है, डी का वैल्यू भी जा सकता है। तो यहां पे बी के पास में अभी भी 4 चॉइसेस हैं, सी के पास में 4 चॉइसेस हैं, डी के पास में 4 है, ई के पास में 4 है। मतलब ओवरऑल आपके इसमें यहां पे चारों के पास में 4 चॉइसेस हैं, तो मतलब 4:4 आएगा, 4:4, है ना। ऊपर वाले के पास में चॉइस पहले हुआ करती थी इसलिए 4:5 था, अब नहीं है, राइट। अच्छा, अब इनटू फंक्शन की बात करते हैं। फिर से यहां पर हल्का सा मैनिपुलेशन है, ध्यान से सुनना। क्योंकि आपका ए का एरो ऑलरेडी 1 पे है तो आप यहां पे घर इसको तो नहीं भेज सकते, राइट। घर खाली हाथ जाना है किसी को, तो आपको अगर यहां पे इनटू फंक्शन क्रिएट कराना है तो आपको यहां पे इन तीनों में से किसी एक को घर भेजना पड़े। इस बार आप 4 में से किसी एक को घर नहीं भेज सकते हैं, 3 में से किसी एक को घर भेजो, 3 में से किसी एक को घर भेजो। और 3 में से लेट से आपने किसी एक को घर भेजा, मतलब लेट से इसको घर भेजा, ठीक है ना। अब आपके पास में कितने चॉइसेस हैं, अब आपके पास में 3 चॉइसेस हैं, ना कि 2 चॉइसेस। आपके इसमें 3 चॉइसेस, क्योंकि 1 वाला एरो अभी भी है और वहां पे आपके फर्दर और भी एरोस जा सकते हैं, राइट। तो अब यहां पे जब मैं पूछूंगा 4 को अगर मैंने घर भेज दिया, तो अगर मैं इन चारों से पूछ रहा हूं, क्योंकि 1 वाला एरो तो चॉइस देना नहीं इसको, अगर मैं चारों से पूछ रहा हूं तो इनको लगेगा कि हर एक के पास में 3-3 चॉइसेस हैं। सबको लगेगा कि हर एक के पास में 3-3 चॉइसेस हैं, चारों को लगेगा कि हमारे पास में 3 चॉइसेस ही बची है। ये हो गया इंक्लूड। तो अगला वाला करेंगे एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या करेंगे,
किन्हीं भी दो को घर भेजेंगे, लेकिन किसमें से? वन को तो घर भेज ही नहीं सकते, वन पे तो क्योंकि एरो ऑलरेडी है, खाली हाथ ही घर जाएगा कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना। तो आप बचे हुए 3 में से किन्हीं 2 को घर भेजोगे, तो अब सामने वाला जब यहां पे देखेगा तो उसको कितने डेस्टिनेशन फील होंगे? इन चारों की मैं बात कर रहा हूं, तो इनको 2-2 डेस्टिनेशन बेसिकली फील होंगे, ठीक है ना। सो ये 2⁴ आपका वैल्यू आया, फिर एक प्लस हो गया, माइनस हो गया, अगला वाला प्लस आएगा। 3 में से आपने तीनों को घर भेज दिया, आपने जो भी फ्री थे उन सबको घर भेज दिया। अब देखने पे सबको क्या लग रहा है कि यार मेरे पास में एक ही वैल्यू है, 1 पे जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। एक ही चॉइस यहां पर आप सबकी अब बची है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, एंड ये जो आंसर आया है यहां पर गारंटी है कि हमने गड़बड़ करी है, हमने f ऑफ a इक्वल टू 1 करा ही है, जो एक्चुअली मना था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार टोटल जो हमने ऑन टू फंक्शन काउंट कर ली उसमें से ये गलत वाले ऑन टू फंक्शंस हटा लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो हाउ मच इज दिस? ये आपका हो जाएगा 256 माइनस अंदर अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके इसमें ये हो जाएगा 3c1, मतलब ये 3⁵ बन रहा है ना, 3c1 एंड 3⁴ मतलब 3⁵ मतलब 243। उसके बाद में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अगर आप करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू कितनी बन रही है? 16 एंड 48 बन रही है प्लस साइन के साथ में, एंड यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर से आपका कितना आ रहा है? ये आपका बेसिकली 17 है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास में ये? हाँ नहीं 13, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास में 47, मतलब वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में? 60 वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है। ये 60 वैल्यूज कौन सी है? जहां पे हमने एकदम ही गलत काम कर दिया है। इसने बोला था कि 1 पे नहीं जाना चाहिए, हमने बोला कि हम वही काउंट कर रहे हैं जहां पे 1 पे जा रहे हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर में आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। 240 माइनस दिस, राइट। सो दैट्स हाउ वी गेट अवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज बेसिकली 240 माइनस 60, मतलब 180 आपका इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर बनना चाहिए। टेक योर टाइम, पॉज कर लो वीडियो को, अच्छे तरीके से खुद से एक बार जो है एनालाइज करो, एंड ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू शुड बेसिकली लीव दिस क्वेश्चन बिहाइंड एंड लुक फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया सवाल है ना। आपको यहाँ पर वैसे ज्यादा करके जो सवाल देखे जा रहे हैं ऑन टू में उतना ज्यादा यहाँ पर आपको परेशान नहीं किया जा रहा है, मोस्टली 1-1 मैनी 1 वाले कैटेगरी के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आपको केसेस वगैरह तो देखो बनाने पड़ेंगे, बट काफी यहां पर जो है डूएबल है इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ दिस थ्योरी इज डिस्कस्ड, ठीक है ना। अभी हमने पहले जो 15-20 मिनट स्पेंड किए थे इन अंडरस्टैंडिंग कि यार हम अप्रोच कैसे डेवलप कर रहे हैं इन फॉर्मेट्स तक पहुंचने की। अगर आपके दिमाग में वो अप्रोच क्लियर हो जाती है तो आप यहां पे किसी भी सवाल को अटेम्प्ट एक्चुअली कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड फॉर इंस्टेंस लेट से आपके पास में ये सवाल आए है ना, ये भी आपका काफी रिसेंट सवाल है। आपके इसमें ए और बी बेसिकली 2 सेट्स हैं, आप ए से लेकर बी तक अपने फंक्शंस को डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर फिर से विजुअली यहां पर जो है चीजें इजी लगती हैं अगर हम बना लेते हैं तो। राइट हैंड साइड में हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं? काफी सारे हैं, 2 4 5 7 8 10 12, ठीक है ना। मैं यहां पे ए से लेके बी तक बेसिकली अपने फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है ना। लेकिन अब इन्होंने बोला क्या है कि एक कंडीशन सच दैट, तो ये सच दैट इंपॉर्टेंट होता है ना, इसके बेसिस पे सारा काम हमें यहां पे डिसाइड करना होता है। सच दैट f of 1 प्लस f of 3 ऑलवेज हैज टू बी इक्वल टू 14। तो f of 1 मतलब यहां पे 1 से जो एरो निकल के टकरा रहा है सामने वाले को वो f of 1, ठीक है ना। f of 3 मतलब 3 वाला एरो निकल के जहां पे टकरा रहा है वो f of 3। और आपको चाहिए कि वो दोनों जो आंसर्स हैं आपके, मतलब यहां पे इस सेट में जो आपको वैल्यूज दिखाई देंगे उनका सम बेसिकली 14 होना चाहिए। एंड जैसे आप ये बोलते हैं तो आपको यहां पे दिखाई देता है कि यार देयर इज वन पॉसिबिलिटी व्हिच इज दिस एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी व्हिच इज दिस। सो 2 पेयर्स आपको यहां पे नजर आते हैं जो आप f of 1 और f of 3 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी और कोई पेयर यहां पे ऐसा नहीं है। 7 7 हम नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, 7 और 7 को ऐड करके भी आता तो आपका यहां पे 14 ही है, लेकिन क्योंकि हमें 1-1 मैपिंग करनी है तो 1-1 मैपिंग में आपके यहां पे 2 अलग अलग वैल्यूज के आंसर सेम नहीं हो सकते हैं। अगर ये 1-1 वाला फंडा नहीं होता तो हम 7-7 वाला केस भी एक्चुअली ले पाते, लेकिन अभी नहीं ले पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो सोचो आप पहले तो यहां पे जिनके ऊपर केसेस है ना, जो कंडीशंस है उनको पहले निपटा लो, वहां के एरोज पहले लगवा लो। तो मैं अगर यहां पे 1 और 3 से एरोज निकालना चाहता हूं तो मेरे पास में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यार या तो मैं 2 and 12 वाला कॉम्बिनेशन पे एरोज भेजूंगा या फिर मैं 4 and 10 वाले कॉम्बिनेशन पे एरो भेजूंगा। तो मैं पहले यहां पे लिखना चाहता हूं 2c1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैंने या तो ये 2 and 12 वाला केस सिलेक्ट करने का सोचा या फिर मैंने 4 and 10 वाला केस सिलेक्ट करने का सोचा। इन दोनों में से कोई एक केस मैंने सिलेक्ट किया, लेट से मैंने 2 and 12 वाला केस सिलेक्ट किया।
अब आगे मैं क्या कर सकता हूं, एक्चुअली एरोज अभी लगे नहीं, अभी तो मैंने केस सिलेक्ट किया। अब जब मुझे 1 और 3 से एरोज निकालने हैं तो मेरे पास में दो चॉइसेस है, 1 वाला 2 पे आ जाए, 3 वाला 12 पे आ जाए, या फिर 3 वाला 2 पे चला जाए, 1 वाला 12 पे आ जाए। तो दो चॉइसेस अभी और फर्दर मिलेंगे विद इन दिस पर्टिकुलर केस। सो 2C1 से पहले हमने यहां पर ये सिलेक्ट किया केस, और फिर उसके अंडर हम बोल रहे हैं कि यार अभी भी एरोज लगाने के दो पॉसिबिलिटीज है। जैसे हमने बोला वैसे इसका मतलब हमने यहां पे अब डिसाइड कर लिया है कि हम कौन सा एरो कहां पे लगाना चाहते हैं। तो चलो हमने यहां पर लेटर से एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मार्क कर लेना चाहिए, है ना, ये वाला मार्क कर लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब मुझे यहां पे और भी तो काम करना है, मैपिंग डायग्राम भी कंप्लीट हुआ नहीं है, 7, 9 और 11 में से भी आपके एरोज निकलना चाहिए। तो अब जब 7 में से एरो निकलेगा तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, क्योंकि 1-1 मैपिंग बनाना जरूरी है, इसीलिए अब क्योंकि 2 एंड 12 पे ऑलरेडी एरोज मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं इस एग्जांपल में, तो मैं वहां पे एरोज ना भेज के बचे हुए पे ही एरोज भेजना चाहूंगा। मतलब 1 2 3 4 5 मेरे पास में अब 5 ही चॉइसेस हैं 7 से एरोज भेजने की। कहीं तो जाके चिपकेगा वो, लेटर से वो यहां पे 10 पे आके चिपक गया, 7 वाला एरो लेटर से 10 पे आके चिपक गया। तो 9 के पास में कितनी चॉइसेस बचेंगी, केवल 4 ही बचेंगी। एंड देन 9 वाला भी कहीं चिपक जाएगा, तो अगला जो 11 है उसके पास में केवल 3 ही चॉइसेस बचने वाली हैं, क्योंकि जहां पे भी एक एरो पहुंच चुका है वहां पे अब अगला वाला एरो नहीं जा पाएगा। सो दैट्स हाउ वी कैन थिंक ऑफ 1-1 फंक्शन, कि यार वो वाली जगह ऑक्यूपाइड है वहां मत जाओ, दूसरी जगह जाओ, ठीक है। सो बस आपका यही आंसर है। सो यही बेसिकली यहां पे प्लस पॉइंट होता है पीएनसी के क्वेश्चंस में भी, और ये भी अल्टीमेटली वैसे देखा जाए तो पीएनसी का काफी अच्छा यहां पे यूटिलाइजेशन है, जहां पे हम चीजों को अरेंज करने के बारे में या फिर काउंटिंग के बारे में सोच रहे हैं। यार बेनिफिट क्या होता है कि यार एक एक स्टेप में आप यहां पे लॉजिकली अपना पूरा आंसर लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 है, 12 हो जाएगा, 20 के साथ में मल्टीप्लाई होकर 240 हो जाए, ठीक है ना। सो 240 राइट, यहां पर आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं यहां पर और क्या हो सकता है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो काफी इंटरेस्टिंग है। ए सेट दिया हुआ है और यहां पे पीए नाम की एक चीज डिफाइन करिए विच इज पावर सेट ऑफ ए। अब यहां पे आधे बच्चों को तो दिक्कत ये आ जाएगी कि अगर पता ही नहीं है कि पावर सेट क्या होता है, राइट। सो अगेन है ना, आपके पीवाईक्यूज हैं ऐसे बेटा, तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज पता होना जरूरी है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स होता है। और भाई यहां पर आपके पास में क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो आपके इसमें जो पावर सेट बनेगा वो भी बहुत बड़ा बनेगा। तो यहां पर एक्चुअली मैं गोला नहीं बना के रेक्टेंगल ही बना देता हूं, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि पावर सेट के अंदर अगर मैं यहां पे अपने वैल्यूज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 को इस्तेमाल करके आप कितने सबसेट्स बना सकते हो। तो मेरे पास में एक सबसेट बन सकता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक मेरे पास में बन सकता है जिसमें केवल 1 है, एक बन सकता है जिसमें केवल 2 है ना, ऐसे करते करते एक बन सकता है जिसमें केवल 7 है, फिर एक बन सकता है जिसके अंदर 1 and 2 है, एक बन सकता है जिसके अंदर 1 and 3 है, एक बन सकता है जिसके अंदर 1 and 7 है, फिर एक बन सकता है जिसके अंदर 2 and 3 है ना, ऐसे करते करते जिसके अंदर 2 and 7 है। समझ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, मैं सारे लिख भी नहीं पाऊंगा, लेकिन चलो यहां पे कोशिश करते हैं थोड़े और एग्जांपल्स लिखने की। 1 2 3 वाला भी एक हो सकता है, समझ रहे हो, ऐसे करते करते बहुत सारे बन सकते हैं। एंड इन दी एंड एक आपका इसमें सबसेट बन सकता है जिसके अंदर सारे हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। कितने बनेंगे पता है ये जो हमने यहां पे सारे सबसेट्स लिखने की कोशिश करी है, हमने यहां पे पीए को लिखने की कोशिश करी है, ठीक है ना। ये आपका ए है, ये आपका पावर सेट है। पावर सेट ऑफ ए मतलब सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, राइट। तो अगर आप यहां पे देखते हैं कि सबसेट्स कितने होते हैं, तो सबसेट्स तो 2n होते हैं ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज बेसिकली 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 7। तो 2 कहां से लिखूंगा मैं, इतने सारे वैल्यूज हैं, 2 तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन चलो हमें यहां पे एटलीस्ट ये पता चला कि यहां पर हमारे पास में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट। इस तरह से हम यहां पे अपने फंक्शन को डिफाइन करना चाहेंगे। लेकिन देखो एरोस तो आपके साथ ही निकलेंगे, पहले वाले से एक एरो निकलेगा, अब आगे चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं आपके पास में, दूसरे वाले से एक एरो निकलेगा, तीसरे वाले से एक एरो, सबसे एक एक एरो आपका निकलेगा। उनके पास अब चॉइसेस बहुत सारी है, वो कहां कहां पे चिपक सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आपके जो चिपकने का यहां पर बेसिकली कंडीशन है सच दैट, वो ध्यान से देखो, सच दैट आपका ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए एफ ऑफ ए में। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं यहां पे अगर बोलता हूं कि मैंने 1 वाला जो एरो है ना उसको इस पोजीशन पे सेंड किया, तो ये ओके है मेरे लिए, क्योंकि 1 वाला एरो जहां जा रहा है उसको मैं एफ ऑफ ए बोलूंगा, ये बनेगा मेरा एफ ऑफ 1,
1 वाला एरो क्योंकि यहां पर आ रहा है इसलिए इसका नाम होगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 जो आपका एक सबसेट है उसके अंदर 1 लाई कर रहा है। यही तो वो कह रहा है कि एफ ऑफ ए में बिलोंग करना चाहिए ए शुड बिलोंग टू एफ ऑफ ए, राइट। तो आपके पास में ये एक एरो अगर लगा रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप ये एरो लगा रहे हो तो गड़बड़ है। ये एरो लगा रहे हो तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो पहली बात तो ये आपका कंडीशन है कि आपका यहां पे 1 का एरो कहां जा पाएगा, केवल उन्हीं सबसेट्स की तरफ जा पाएगा जहां पे 1 ऑलरेडी आपको दिख रहा है, राइट। तो अब यहां पे बात ये उठती है कि अब 1 कंटेन करने वाले कितने सबसेट्स आप बना सकते हो। सोचो 1 कंटेन करने वाले कितने सबसेट्स आप बना सकते हो। तो आप यहां पर बोलोगे कि देखो जो भी सबसेट आपको यहां पर नजर आ रहे हैं वो अल्टीमेटली इनकी मदद से ही बने हैं। किसी भी सबसेट को अगर आप देखोगे तो आप यहां पे हमेशा उसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो कि 1 ने उस सबसेट को बनाने में हेल्प करी होगी या तो नहीं करी होगी, 2 ने उस सबसेट को बनाने में हेल्प करी होगी या फिर नहीं करी होगी, 3 ने उस सबसेट को बनाने में हेल्प करी होगी या फिर नहीं करी होगी। जैसे अगर मैं यहां पे लेटर से 2,3 देखता हूं, सो 2,3 को बनाने के लिए 2 और 3 ने हेल्प करी है, बाकी किसी ने हेल्प नहीं करी है। 1, 2, 3 को अगर मैं देखता हूं तो इस सबसेट को बनाने में 1, 2, 3 तीनों ने हेल्प करी है, बाकी किसी ने हेल्प नहीं करी है। इसको बनाने सबने हेल्प करी है, इसको बनाने में किसी ने हेल्प नहीं करी है, नल सेट को बनाने में, ठीक है ना। तो मतलब हर एक एलिमेंट के पास में 2 चॉइसेस होती है, किसी भी सबसेट को बनाने के लिए या तो वो हेल्प करेगा या तो हेल्प नहीं करेगा, राइट। अब मुझे कौन से सबसेट्स आइडेंटिफाई करना है, 1 से जो एरो निकलेगा वो कितने जगह जा सकता है, अगर मैं ये देखना चाहता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि देखो उस सबसेट के अंदर 1 तो होगा ही होगा। तो 1 के पास में मतलब चॉइस नहीं है, 1 के पास में चॉइस नहीं है, 1 बेसिकली होना ही चाहिए उसके अंदर। फिर वो चाहे ऐसा सिंपल सा हो जिसके अंदर केवल एक 1 है, या फिर 1, 2 है, या फिर 1, 2, 3 है, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, सारे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 1 का लेकिन होना जरूरी है। तो 1 के पास में चॉइस नहीं है, लेकिन बाकी जो 6 हैं उन सबके पास में इक्वल चॉइस है, फिर से सेम कि यार वो हेल्प कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अगर किसी ने हेल्प नहीं करी तो ऐसा बन जाएगा, सबने हेल्प कर दी तो ऐसा बन जाएगा, किसी इक्के दुक्के ने हेल्प करी तो इस टाइप के कुछ आपके यहां पे सबसेट बन जाएंगे। लेकिन हम कह क्या रहे हैं कि देखो इसके पास में कोई चॉइस नहीं है, बाकी 6 के पास में 2 चॉइसेस हैं। सो ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिसके अंदर 1 होगा ही होगा, 2⁶। टोटल कितना आया था 2�7, क्योंकि यहां पे हर एक के पास में चॉइसेस थे टोटल सबसेट्स। लेकिन हमें जो यहां पे काम दे रहा है, ए वाला एरो कितने तरीके से लगाया जा सकता है, तो 2�6 तरीके से लगाया जा सकता है, क्योंकि 2�6 ऐसे सबसेट्स हैं जिसके अंदर 1 होगा ही होगा। क्योंकि हमने बोला 1 तेरे पास में चॉइस नहीं है, तेरे को तो आना ही है, तेरे को तो जाना ही है, तू जाके सबसेट के अंदर जाके बैठ जा। बाकी उसे पूछा जाके बैठना चाहते कि नहीं बैठना चाहते, पहले वाले से पूछा उसके पास में 2 चॉइसेस, दूसरे वाले से पूछा 2 चॉइसेस, तीसरे वाले से पूछा 2 चॉइसेस, सबके पास में 2 चॉइसेस। कितने हैं 6 एडिशनल एलिमेंट्स हैं जिनके पास में 2 चॉइसेस हैं। इसलिए यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, सो 2�6 चॉइसेस हैं। अगर मैं 1 से एरो निकालना चाहता हूं तो, अगर मैं 2 से एरो निकालना चाहूंगा तो यहां पर भी 2�6 चॉइसेस है, क्योंकि अब 2 को चॉइस नहीं है। आपको वो सारे सबसेट्स बेसिकली सोचना है जिसके अंदर 2 तो है ही है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, राइट। फिर अगले वाले के पास में फिर से 2�6 चॉइसेस है। ऐसा कितने बार हो रहा है, ऐसा बेसिकली आपका 7 टाइम्स हो रहा है। और क्योंकि ऐसा आपका 7 टाइम्स हो रहा है तो ये बेसिकली 2�6�7 हो जाएगा, मतलब 2�42 हो जाएगा। और इसलिए आपके यहां पे m+n का वैल्यू 44 बनेगा, विच इज योर फाइनल आंसर। यहां पर उन्होंने बोला है कि जब आप यहां पे सब कुछ कर लोगे तो आपको m⁻n टाइप की कोई वैल्यू मिलेगी, एंड उसके इसमें आपको m की पावर n जो मिल रहा है उसमें m+n रिपोर्ट करना है। सो 44 आपका फाइनल आंसर इस केस में बनता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं, है ना, ये वाला सवाल भी बढ़िया था। यहां पर देखो ये भी बहुत प्यारा सवाल है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है 1, 1 एंड ऑन टू, 1, 1 एंड ऑन टू, एक ऐसा फंक्शन जो दोनों कैटेगरीज में आता है, 1, 1 में भी आता है और ऑन टू में भी आता है। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस विच इज डिफाइंड फ्रॉम दिस इनपुट से लेके दिस इनपुट, राइट। तो आपके इसमें यहां पे f डिफाइन करने के लिए जो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड के गोले में इनपुट्स है वो क्या है, 1, 3, 5 है ना, 7, ऐसे करते करते कितने हैं 99 तक आप जा रहे हो, मतलब 50 आपके ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। फिर राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो कि आपके एरोस कहां कहां जा सकते हैं, तो 2, 4, 6, 8 ऐसा करते करते आप 100 तक जा रहे हो, मतलब यहां पर भी 50 इवन नेचुरल नंबर्स आपके पास में लिखे हुए हैं। ऑलराइट, तो अच्छी बात क्या है, यहां पर भी 50 है और यहां पर भी 50 है,
ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि दोनों जगह यहां पर इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज है। क्यों? क्योंकि ऐसे सिनेरियो में जब आप 1-1 की गारंटी ले लेते हो तो वो इंप्लाय कर जाएगा ऑन टू, एंड जो अल्टीमेटली इंप्लाय कर जाएगा बाइजेक्टिव। समझ रहे हो? अगर आप 1-1 फंक्शन बनाने की कोशिश करो तो आपको यहां पे हर एक 50 एरो अलग अलग जगह भेजना पड़ेगा। हर एक 50 एरो अगर आप अलग अलग जगह भेजोगे तो 50 पोजीशंस कवर हो जाएंगी, और 50 पोजीशंस अगर कवर हो गए तो आपके सारे ही वैल्यूज रेंज के अंदर आ गए। जितने भी आपके कोड डोमेन में वैल्यूज हैं वो सारे के सारे रेंज में आ गए, मतलब ऑन टू फंक्शन भी ऑटोमेटिकली बन गया। 1-1 के लिए आपने कोशिश करी, ऑन टू ऑटोमेटिकली बन गया, मतलब क्या बन गया? बाइजेक्टिव ही बन गया। मतलब इस क्वेश्चन में भले ही उन्होंने वर्ड बाइजेक्टिव इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको सोचना 1-1 के तरीके से ही है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इन दिस क्वेश्चन, since number of elements in A is same as number of elements in B, है ना? A और B हम यहां पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा A सेट है, ये हमारा B सेट। इसलिए जो आपके यहां पे फंक्शंस हैं वो 1-1 करते से ही बाइजेक्टिव कैटेगरी में भी आ ही जाएंगे। दिस इज द लॉजिक। अब ये अगर पहले से पढ़ा हुआ ना हो, अगर आपको ये दिमाग में नहीं आए तो आप काफी परेशान हो सकते हैं कि यार आपको यहां पे लग सकता है कि यार वो ऑन टू वो बड़ा वाला इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला फॉर्मुला भी अप्लाई करना पड़ेगा, 1-1 भी करना पड़ेगा, है ना? दोनों करना पड़ जाता है, वाकई बहुत दिक्कत है इसके अंदर, बट नहीं करना पड़ेगा, राइट? अब यहां तक तो चलो हमें कहानी समझ में आ गई कि हम यहां पे इस क्वेश्चन में 1-1 का काउंट निकाल के बताना है, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब यहां पे सच दैट जो दिया है वो भी काफी डरावना है। सच दैट आपका f(3) जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू f(9), ग्रेटर देन और इक्वल टू f(15), ग्रेटर देन और इक्वल टू f(21), इस तरह से होना चाहिए, राइट? तो यहां पर इसने बेसिकली 3, उसके बाद में डायरेक्टली 9, उसके बाद में डायरेक्टली 15, इन वैल्यूज के ऊपर कंडीशन लगाई है। मतलब सारे वैल्यूज के ऊपर इसने पहली बात तो कंडीशन नहीं लगाई है, बाकी किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन f(3) बड़ा ही होना चाहिए f(9) से, f(9) बड़ा होना चाहिए f(15) से। इस तरह से कंडीशंस आपके उसमें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक बात आप यहां पे नोटिस करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि हम 1-1 की बात कर रहे हैं, सिंस 1-1 इज रिक्वायर्ड, 1-1 इज रिक्वायर्ड, तो इक्वालिटी तो कभी होल्ड कर ही नहीं सकती ना। भले यहां पे कंडीशन में सच दैट में इसने f(3) ग्रेटर देन और इक्वल टू f(9) बोला है, लेकिन क्या मैं किसी भी सिनेरियो में f(3) और f(9) को बराबर कर पाऊंगा? क्या कर ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि फिर 1-1 नहीं बचेगा। वो 1-1 नहीं बचेगा तो यहां पे पूरा कचरा हो जाएगा, बाइजेक्टिव कहां से बनेगा, राइट? तो इस क्वेश्चन में ये जो इक्वालिटी है ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। आप तो यहां पर ये बोलोगे कि f(3) इज ग्रेटर देन f(9) इज ग्रेटर देन f(15) एंड सो ऑन अप टू ग्रेटर देन f(99). समझे इस बात को? ये है इस क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडा। एक्चुअली दूसरा इंपॉर्टेंट फंडा 1-1 ऑन टू है ना, बाइजेक्टिव तो डिस्कशन कर लिया, एंड 1-1 के लिए इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं यहां पे अगर ये देख लूं कि यार ये कितने इनपुट्स हैं 3, 9, 15, 99 तक जिनके ऊपर ये कंडीशन लग रही है, तो मैं कुछ यहां पे कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकता हूं। तो ये काउंट कितना है मेरे पास, मैं देखना चाहता हूं। तो मेरे पास में 3 है, 9 है, 15 है, अप टू 99 है, ठीक है ना? तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यहां पे फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है, एंड अगर मैं यहां पे tn देखता हूं तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे। tn इक्वल टू कितना है? tn इक्वल टू 99 है, विच इज बेसिकली a प्लस n-1 इंटू d। तो यहां पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके 96 करो, 96 को 6 से डिवाइड करके अगर आप देखते हो तो आपको यहां पे कितना मिलेगा? 16 मिलेगा, और आपको +1 करके n की वैल्यू 17 मिलने वाली है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि आपके पास में टोटल 17 इनपुट्स हैं जिनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाइड हैं। ये 17 इनपुट्स आपके इस ऑर्डर में ही आउटपुट्स दे सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, पर्टिकुलरली तो आपको यहां पे इससे मतलब नहीं है कि यार कितना बड़ा कितना छोटा, बड़े छोटे से मतलब है बस आपको। तो हम ये बोलते हैं कि देखो आपके उसमें 50 जो वैल्यूज है ना, आप इन 50 में से पहले तो ना 17 वैल्यूज सिलेक्ट कर लो। अब ऑब्वियसली आपने 17 वैल्यू सिलेक्ट करी तो कोई तो बड़ी होगी कोई छोटी होगी, है कि नहीं? 17 वैल्यूज हैं, बड़ी से लेकर छोटी तक कोई ना कोई तो वैल्यूज आप यहां पे आइडेंटिफाई कर ही लोगे। तो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है ना, 3 वाला एरो वहां पहुंचा दो। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू, फर्क नहीं पड़ता कि वो 100 से कम है कि नहीं। आपने जो 17 सिलेक्ट करी है वैल्यूज, क्योंकि आपके इसमें 50 वैल्यूज अवेलेबल है, 50 में से जो भी 17 आप यहां पे सिलेक्ट कर रहे हो, यहां इन वैल्यूज के लिए
उसमें से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है एफ ऑफ 3 को अलॉट कर दो, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 99 को अलॉट कर दो, तो आपके यहाँ पे 17 एरोज तो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन के साथ में एरोज लगानी पड़ेंगे आपको, तो इनको फर्दर अरेंज करने का कोई स्कोप नहीं है आपके पास में। लेकिन अब जो बच गए हैं 15 में से अगर आप 17 हटाते हैं तो आपके इसमें कितना बचेगा 33। वो 33 वैल्यूज बस आप रैंडमली अरेंज कर सकते हैं। 50 में से 17 आपने वैल्यू सिलेक्ट करें, यहां से भी जो 17 ये स्पेसिफिक इनपुट थे 9, 3, 9, 15, 99 उनके एरोज आपने लगा दिए हैं। तब हुआ क्या है, यहां पर भी एरोज निकलने के लिए 33 पोजीशंस बची हैं और यहां पे एरोज जहां पहुंच सकते हैं वो भी 33 पोजीशंस बची हैं। सो 33 पोजीशंस पे 33 एरोज को अरेंज करना है तो वो 33 फैक्टोरियल वेज में आप कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर अगर आप यहां पे अप्लाई करते हैं तो इसको आप लिख सकते हो 50C 33 एंड साथ में 33 फैक्टोरियल, और इसी को आप यहां पे 50P 33 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सो 50P 33 मतलब बी आंसर यहां पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट है। अच्छा सवाल, जैसे जैसे आप यहां पे इस तरह के सवाल देखते हैं वैसे वैसे आपके यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। आई होप आपको यहां पे इस वीडियो से काफी अच्छा कुछ यहां पे सीखने के लिए मिला होगा। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फंक्शंस, इस बार नंबर ऑफ फंक्शंस की बात चल रही है, कोई स्पेशल इनटू, ऑन टू, बाइजेक्टिव है ना, ऐसा कुछ भी यहां पर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। नंबर ऑफ फंक्शंस बट विथ सम कंडीशंस सच दैट, है ना, सच दैट वाली कंडीशन यहां पे है। ऑलराइट, सो यहां पे अब इन्होंने पहली बात तो किया क्या है, आपको ए और बी उतने अच्छे तरीके से दिए नहीं है ना, टू बी ऑनेस्ट दिए ही नहीं है, मतलब आपको पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो ए को अगर आप देखते हो तो ये क्या बोल रहा है कि यार यू नीड टू सॉल्व बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपके इसमें यहाँ पे 1 और 9 प्लस माइनस प्लस करके 1 और 9 के बीच वाले वैल्यूज आप ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, नेचुरल नंबर्स भी होना चाहिए, मतलब ए सेट जो है आप अब क्लियरली बता सकते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, ऐसे 9 वैल्यूज इसके अंदर आ रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक आप सारे वैल्यूज इंक्लूड कर सकते थे। बी के अंदर क्या है, बी वाला सेट यहां पे काफी क्लियरली डिफाइंड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो आपके पास में सेट है उसके अंदर n स्क्वायर नाम की चीज आएगी, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड ये आते ही रहेगा, है ना, ऐसा यहां पर बेसिकली बोला गया है, राइट। लेकिन आपको नंबर ऑफ फंक्शंस जो डिफाइन करना है वो कैसे डिफाइन करना है, सेट ए हमें पता चल चुका है, सेट बी हमें पता चल चुका है। नंबर ऑफ फंक्शंस जो हमें डिफाइन करना है उसके अंदर ये कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स जो भी वैल्यू है वो हमेशा इस क्वांटिटी से छोटी ही हो पाएगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती। आपके इसमें अवेलेबल तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें अवेलेबल है, 100 स्क्वायर भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर इसने नेचुरल नंबर सारी ही डाल दी, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर डाल दिया, सॉरी, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पे बोला क्या है कि आप रैंडमली एरो नहीं लगा सकते हो, इस गोले से उस गोले तक अगर आपको जाना है ना, यहां पे इस गोले के अंदर 1 2 3 अप टू 9 है, इस गोले के अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसा नीचे तक है, तो क्या मैं यहां पे 1 वाला एरो रैंडमली कहीं पर भी लगा दूं? नहीं, उसके लिए मुझे 1 डाल के चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन बन क्या रही है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे 1 के लिए कंडीशन चेक करता हूं, x इक्वल टू 1 अगर मैं यहां पे लेता हूं तो मेरा जो f ऑफ 1 का वैल्यू बेसिकली बनेगा वो लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, x 1 माइनस 3 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब यहां पे 5, लेस देन और इक्वल टू 5 बेसिकली आपके यहां पर बनना चाहिए। तो आप यहां पे देखो कि 1 का जो वैल्यू है वो क्योंकि 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब आप 1 का एरो या तो इधर भेज सकते हो या तो इधर भेज सकते हो, बस नीचे नहीं भेज सकते। तो 1 वाला एरो बेसिकली दो ही तरीके से जा सकता है, 1 वाला एरो दो ही तरीके से जा सकता है, मतलब एफ ऑफ 1 जो है वो दो ही तरीके से जा सकता है, या तो 1 स्क्वायर जा सकता है या फिर 2 स्क्वायर जा सकता है, और चॉइस नहीं है इसके पास में, दो ही चॉइसेस है। ऐसे ही आप एक बार जो है x इक्वल टू 2 के साथ में देखो क्या हो रहा है, तो आपके यहां पे एफ ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू कितना आ रहा है, एफ ऑफ 2 अगर यहां पे डाल दो तो ये तो 2 ही बन रहा है भाई, ये तो 2 ही बन रहा है। तो लेस देन और इक्वल टू 2 में आपके इसमें कितने चॉइसेस बन रही है यार, 1 स्क्वायर ही बन रही है। लेस देन और इक्वल टू 2 में आपके इसमें 1 स्क्वायर, मतलब यहां पे 2 वाला एरो के पास तो चॉइस ही नहीं, उसको 1 स्क्वायर पे ही बेसिकली निशाना लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये काम आपको बेसिकली सबके साथ में करना है एंड वी विल बेसिकली देन काउंट द नंबर ऑफ केसेस आफ्टर दैट। सो 3 अगर मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये तो भाई और भी बर्बाद हो गया, लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया, तो आपका इसका मतलब एफ ऑफ 3 जो है उसके पास भी 1 स्क्वायर का ही बेसिकली चॉइस बचा है। अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 4 देखते हैं तो आपका एफ ऑफ 4 जो है लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो फिर से आपका एफ ऑफ 4 जो है ये बेसिकली 1 स्क्वायर ही इनपुट में ले पाएगा। अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 5 डालते हो तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ 5 का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितना मिलता है, 5 डालोगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा,
ओके मतलब आपका एफ ऑफ फाइव का जो वैल्यू है वो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर दो चॉइसेस हैं, इन दोनों में से कहीं पर भी जा सकता है। अगर आप x = 6 देखते हैं तो आपका एफ ऑफ 6 जो है लेस देन और इक्वल टू कितना बनेगा 6। अगर आप इसके अंदर डालते हैं तो आपको यहाँ पे 9 और 1 10 मिलेगा। मतलब इस बार आपके इसमें थोड़ी चॉइस बड़ी है क्योंकि आप बेसिकली 10 से छोटा रहना चाहते हो। अपना जो आंसर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर तक भी आप यहाँ पे बेसिकली जा सकते हो। यहाँ पे 3 चॉइसेस आपके पास में बन रही है। अगर आप यहाँ पे x = 7 देखते हैं तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ 7 जो है लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भले आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन यार ये तो मतलब बार बार रिपीट करके सेम ही आइडिया इस्तेमाल करना है, तो इट इज जस्ट अबाउट राइटिंग द कैलकुलेशंस क्विकली। अगर आप 7 यहाँ पे डालते हैं तो 4 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 17। अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ 7 की चॉइसेस अगर देखेंगे तो आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के साथ में इस बार 4 स्क्वायर भी अलाउड है। अगर आप 8 की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ 8 जो है लेस देन और इक्वल टू कितना मिलेगा 8 5 25 26। मतलब इस बार आपके पास में एफ ऑफ 8 के लिए 5 स्क्वायर भी अवेलेबल है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर आपके पास में अवेलेबल है। एंड वैसे ही आप अगर एंड में लास्ट है x = 9 की अगर बात करते हैं तो एफ ऑफ 9 आपका लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए 9 डाल के आपके पास में यहाँ पे 37 आ रहा है। मतलब आप एफ ऑफ 9 का जो वैल्यू है उसके अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड दिस टाइम 6 स्क्वायर भी आप इंक्लूड कर सकते हो। राइट तो बस आपका यहाँ पे अब काम हो गया है। आप यहाँ पे बोलोगे कि यार अब एरोज लगाने के चॉइसेस कितने कितने मेरे पास में बचे हैं। ठीक है ना। एरोज, पहला एरो लगेगा 2 चॉइसेस, अगला एरो लगेगा एक ही चॉइस है 1 स्क्वायर, उसके अगले वाले एरो में एक ही चॉइस है 1 स्क्वायर, उसके अगले वाले एरो में एक ही चॉइस है 1 स्क्वायर, उसके अगले वाले एरो में 2 चॉइसेस हैं, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। राइट बस यही आपका आंसर है। तो ये कितना है बेसिकली 6 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल मतलब आपको यहाँ पे कितना होता है 720 होता है। सो 2 टाइम्स ऑफ 720 मतलब ये कितना हो जाएगा 1440। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर बनेगा। That's how you can solve such questions. Alright. So depending upon the case आपके पास में यहाँ पे है ना थोड़ा सॉल्यूशन बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। कुछ सॉल्यूशन में यहाँ पर जो है भले ही आपको टाइम ना लगे है ना, लेकिन यहाँ पे थिंकिंग में हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, कुछ में यहाँ पर स्टेप्स लिखने में ज्यादा टाइम लगे। ठीक है ना। बट देन इफ यू लुक एट द PYQs यू विल सी कि यार ठीक ठाक नंबर में क्वेश्चंस आपके काउंटिंग के ऊपर कुछ रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। सो डोंट लीव इट ऑल टुगेदर। थोड़ी प्रैक्टिस आप यहाँ पर करें। थोड़े सवाल आपको यहाँ पर जो JEE-1 की एप्लीकेशन पे अभी मैं देने वाला हूँ उनको भी आप यहाँ पे सॉल्व करके देखें कि आपसे अब बन पा रहे हैं क्या, है ना। दैट विल गिव यू बिट ऑफ ए कॉन्फिडेंस। कहाँ मिलेगा JEE-1 एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर ये जो फ्री कोर्सेस वाला या लर्न नाउ वाला सेक्शन है वहां पर आपको PDF हर एक सेशन की मिल रही है। दिस इज द 20th वीडियो जो आपको यहाँ पे JEE Essentials फोल्डर में इसके अंदर मिलेगा। आपने अगर इसके पहले की चीजें मिस करी तो वहां पर भी आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। PDFs के अंदर मैंने यहाँ पर काफी लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हैं क्योंकि मैं जो यहाँ पे बातें कर रहा हूँ ये कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर सब टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे सब टॉपिक के ऊपर 5 6 10 सवाल भी अगर सॉल्व कर लिए तो आई गेस आपको उससे ज्यादा यहाँ पर जो है किसी एक सब टॉपिक के ऊपर अभी इस पॉइंट पे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। ठीक है ना। बिकॉज वी वॉन्ट टू कवर अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब टॉपिक्स एंड मे बी ऑन अ सिंगल डे एज वेल। सो कोशिश यहां पर करो कि जो आपके क्वेश्चन कलेक्शंस यहां पर मैं दे रहा हूं उनको भी आप डेफिनेटली सॉल्व करें। एंड इसके अलावा आप अगर JEE-1 एप्लीकेशन के ऊपर हैं तो आप यहां पे और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि JEE-1 प्रिंटर पेपर से आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल आपकी टेस्ट सीरीज है। 500 रुपए में आपको यहाँ पर जो जितने प्रिंटर पेपर्स आपकी टीम आपको बना के दे रही है ना, ये एक तरीके से दान धर्म ही हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना। क्योंकि आपके यहाँ पे जितने एफर्ट्स जाते हैं, हर एक टीचर का समय जाता है टू क्रिएट अमेजिंग पेपर्स फॉर यू। आपके यहाँ पे जिस तरीके से टेक यहाँ पर क्रिएट किया गया जो आपको पूरा NTA का UI बेसिकली फीलिंग देता है, उसके साथ साथ आपके यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस तक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं JEE-PP के थ्रू, जो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। वो यहाँ पर अगर आप इंक्लूड करते हो तो आई गेस द प्राइस डेफिनेटली कैन बी 5000 ऑल्सो, बट देन टीम हैज डिसाइडेड टू गिव इट आउट एट अराउंड 500। आप चेक कर लेना, अगर कोई डिस्काउंट चल रहा होगा तो यहाँ पे वो उससे भी शायद कम होगा, बट आई एम नॉट श्योर। 500 ऑलरेडी इज आई गेस अ डिस्काउंटेड प्राइस। एंड आपके यहाँ पर ग्रेविटी बैच भी चल रहा है। ग्रेविटी बैच इज द रिविजन बैच ऑन JEE-1 एप्लीकेशन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट। क्योंकि आपको यहाँ पर एक कंप्लीट शेड्यूल के साथ में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जहां पर हर एक वीक का प्लानर है, हर एक बार आपको यहाँ पर DPPs दी जाएंगी। आपको यहाँ पर जो है JEE-PP का एक्सेस इसके अंदर जो है फ्री में हमने दिया है। सो ऑल इन ऑल आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपकी लर्निंग के लिए या रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं वो हमने यहाँ पे इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, चलिए तो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं यहाँ पर अपने अगले वीडियो में एंड इस तरह से इंप्रूवमेंट डे बाय डे करके हम यहाँ पर अपने JEE के अंदर मैथ्स का स्कोर बेटर कर ही लेंगे। ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय।